नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। न्यू सिलेबस में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उसमें है देखिए आपका यहाँ पर विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, ठीक है। विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध इस टॉपिक को बनाया गया है। तो देखिए इस टॉपिक से हमने यहाँ पर आपको ये आज हम देखेंगे ये टॉपिक का पार्ट 3, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम इसको आपको दे चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है, तो पार्ट 1 में सिर्फ पढ़ना है विकास की अवधारणा से संबंधित सारे चीज़ों को। अब पार्ट 2 में क्या है, तो विकास का अधिगम से संबंध, इसका दोनों का थ्योरी क्लासेज है। और ये जो आज हम पार्ट 3 सेशन को लेकर के आए हुए हैं, पार्ट 3 सेशन को, ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। क्या है, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में वो दोनों जो टॉपिक हैं थ्योरी क्लासेज, उसका वस्तुनिष्ठ इसमें किया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी देख लीजिएगा। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट डे जो होगा आपका कंप्लीट क्लास चला जाएगा, जिसमें दोनों थ्योरी पेपर भी होंगे और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे, ठीक है। तो CDP का लगभग सभी टॉपिक जो आपका जेटेट न्यू सिलेबस बनाया गया है वो कंप्लीट है। जो भी चाहते होंगे आप यहाँ से 160 रुपये में परचेज कर सकते हैं, 150 रुपये में परचेज कर सकते हैं, लेकर के पढ़ सकते हैं। सभी टॉपिक बने हुए हैं इसके, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीटेड किया हुआ है। चलिए अब देखिएगा, पहला प्रश्न है, बालक का विकास किसका परिणाम है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का, और चौथा है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए बालक में जो विकास आप देखने को मिलता है आपको, किसी का मसल्स अधिक मजबूत होते हैं, ठीक है। कोई जो होता है भक्ति में बच्चा में विकास हो जाता है, किसी में चोर प्रवृत्ति का विकास होता है। ये सभी विकास किसका परिणाम होता है, तो देखिए यह वंशानुक्रम है। और वह जहाँ पर रह रहा होता है, जिसके साथ रह रहा होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है उसका परिणाम होता है, ठीक है। यानी इसमें वंशानुक्रम भी शामिल है, वातावरण भी शामिल है, जिससे कि बच्चा का विकास होता है, ठीक है। यानी राइट आंसर सी होगा, वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों जो है बालक के विकास का परिणाम है। इसी कारण बालक अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले की रुचि अलग अलग होती है, अलग अलग तरह से विकास करते हैं, ठीक है। यानी बालक का विकास जो है किसका परिणाम है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, उसके बाद परिवार के पूरे सदस्य को यह विकास पहचानता है, ठीक है। यह विकास की किस अवधारणा से ग्रसित है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, मस्तकोन्मुखी विकास, अनवरत प्रक्रिया या कोई नहीं, ठीक है। तो यह जो सिद्धांत है आपको, आप देखिए आप जो टॉपिक पढ़े होंगे विकास की अवधारणा, ठीक है। ये विकास की अवधारणा, तो विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो विकास की अवधारणा जो होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास की अवधारणा ये पार्ट 1 में है, पार्ट 1 को आप लोग देख लीजिएगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रहा है। पहले बच्चा सामान्य रूप से माँ को पहचानता है, उसके बाद पूरे परिवार को पहचानता है। और यह जो पहचान होता है वह उसकी माँ की संवेदना के आधार पर होता है, क्योंकि वह पहला बार जो है अपने माँ के साथ रहता है, ठीक है। चलिए अगला है, बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है। बच्चों में
भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है? क्रंदन से, चलने से, कूदने से? कोई भी नहीं। ठीक है, तो बच्चों में जो भाषा का विकास शुरू होता है वो देखिए, बच्चा का जैसे ही पहले बार रोता है बच्चा, ठीक है, रोता है, तो बच्चा का जब रोना शुरू होता है उसी रोने से ही बच्चों में कुछ कुछ भाषिक विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों का भाषिक विकास शुरू में कहाँ से होता है? रोने से उसके भाषिक विकास की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स हमने बना दिया है आपको। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी मातृभाषा का विकास कर रहा होता है, अर्थात बच्चों में भाषा का विकास क्रंदन से ही शुरू होता है, वहीं से बोल पाता है। ठीक है, बच्चों में अगला प्रश्न है, बच्चों में विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है, यह विकास की अवधारणा के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मस्तकोन्मुखी विकास, भिन्नता का सिद्धांत, या कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों का विकास जो होता है कहाँ से प्रारंभ होता है? सिर से होता है, और कहाँ तक जाता है? पैर तक जाता है। तो सिर से जाता है, पैर तक जाता है। यह कौन सा अवधारणा है? तो ये देखिए, मस्तिष्क का विकास है। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है सिर का, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मस्तकोन्मुखी विकास। सबसे पहले सिर यानी मस्तिष्क, तो मस्तकोन्मुखी विकास को लेकर के जाइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मस्तकोन्मुखी विकास। ठीक है, तो शिशुओं का विकास सिर से प्रारंभ होकर धड़ की ओर होता है, याद रखिएगा। सिर से मतलब मस्तिष्क से, तो मस्तकोन्मुखी विकास होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है, भ्रूणावस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है? ठीक है, जब बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं तो सबसे पहले गर्भ में किस चीज़ का विकास होता है? सिर का, पैर का, धड़ का, या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो विभिन्न वैज्ञानिकों का मत है उसके अनुसार बच्चों में सबसे पहले किसका विकास होता है? तो सिर का विकास होता है। किसका होता है? सिर का विकास होता है। किस विकास की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास में गति एक समान नहीं पाई जाती है? किस विकास की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास गति एक समान नहीं पाई जाती है? ठीक है, यह कौन सा विकास की कौन सी अवधारणा है जिसमें लगता है कि बालकों में विकास की गति एक समान नहीं होती है? ठीक है, किसी बालक में विकास बहुत अच्छा हो जाता है, किसी में विकास बहुत कम होता है, किसी में और मंदबुद्धि होता है। ये कौन सा सिद्धांत है? ये इसका मतलब है कि बालक के विकास में क्या पाया जा रहा है? बताइए, भिन्नता पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? भिन्नता पाया जा रहा है। ठीक है, किसी का विकास बहुत कम समय में हो रहा है, किसी का विकास में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये भिन्न भिन्न जो पाए जा रहे हैं वो सिद्धांत कौन सा कहलाएगा? तो वो भिन्नता का सिद्धांत होगा। राइट आंसर ए होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जिसमें आपको बताया गया था भी कि बच्चा क्या करता है, तो पहले यहाँ पे सामान्य काम करता है, पहले अपनी माँ को पहचानता है, बाद में सभी को पहचानता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मस्तकोन्मुखी विकास में क्या था? तो बच्चा का पहले जो विकास होता है वो किसका होता है? सिर का होता है। ठीक है, तो ये भिन्नता का सिद्धांत होगा, इसको हम लोग भिन्नता के सिद्धांत को लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये भिन्नता का सिद्धांत होगा, ये भिन्नता का है। ठीक है, चलिए अगला है, किस अवस्था में बालक के विकास की गति तीव्र होती है? वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के विकास की गति तीव्र होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए बच्चा का क्या होता है, जो शैशवावस्था होता है उसमें बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और फिर बाल्यावस्था में बालक का विकास क्या होता है? रुक जाता है, और किशोरावस्था में एक बार फिर से बालक का विकास शुरू होता है। तो किस अवस्था में बालक के विकास की गति अधिक तीव्र होती है? तो वह शैशवावस्था होता है, इससे बालक बहुत जल्द बढ़ रहा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, किस अवधारणा की ओर इंगित करता है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, यह विकास की किस अवधारणा को इंगित करता है? ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्नता का सिद्धांत, संगठित प्रक्रिया, अनवरत प्रक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है, मतलब अनवरत रूप से चल रही है, अनवरत रूप से चल रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न का आंसर यहीं पे छिपा हुआ है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब कि अनवरत। ठीक है, अनवरत प्रक्रिया यह हो गया विकास। तो यह कौन सा विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये तो होगा नहीं।
भिन्नता का सिद्धांत में क्या था? भिन्नता का सिद्धांत में था कि सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी बच्चा का विकास 4 साल में हो जाता है, किसी बच्चा का विकास 10 साल में हो जाता है, किसी बच्चा का विकास 20। तो ये भिन्नता का सिद्धांत हो गया, क्योंकि बच्चे विकास की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, तो भिन्नता का संगठित हो गया। संगठित प्रक्रिया का मतलब है कि एक संगठित नियम के अनुसार होता है, और अनवरत प्रक्रिया का मतलब होता है कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, मतलब अनवरत होते रहता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनवरत प्रक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है। किसी बच्चे में विकास दर्शाता है, किसी बच्चे में विकास दर्शाता है शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता या भावनात्मक परिपक्वता, क्या दिखाता है? या सभी। ठीक है। तो देखिए, किसी बच्चा में विकास हुआ है, इसका मतलब है कि उसका शारीरिक मसल्स कितना मजबूत हुआ है, अगर मजबूत है तो उसमें विकास है। मानसिक परिपक्वता, इसका मतलब वह बच्चा कितना अच्छा तरह से सोच सकता है समाज के बारे में, देश के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो उसकी मानसिक विकास हो गई है। भावनात्मक परिपक्वता यानी किसी बच्चे में क्या भावनात्मक है, किस तरह से अच्छा लगाव है, कैसे आज्ञाकारी है, तो ये उसमें विकास हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी होगा। विकास का मतलब कि सभी तरह का विकास होता है। ठीक है। यानी किसी बच्चे में विकास जो होता है वो शारीरिक होता है, मानसिक होता है और भावनात्मक होता है। ये दो सभी चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है। चलिए अगला है अधिगम है। अधिगम है, अधिगम क्या है आपको बताना है। ठीक है। किसी कार्य को कुशलतापूर्वक सीखना, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है, अभ्यास के द्वारा सीखना, कोई नहीं या सभी। ठीक है। तो किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक सीखना क्या है? सीखना ही तो अधिगम है। अनुभव के माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन हो गया, व्यवहार में परिवर्तन मतलब वह बच्चा कुछ सीखा, इसका मतलब ये भी अधिगम है। अभ्यास के द्वारा सीखना, सीखने वाली चीज़ें अभ्यास से सीखी जाती है, तो ये भी अधिगम है। तो राइट आंसर डी होगा और इसमें सभी होगा। ठीक है। डी होगा और इसमें सभी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि के संबंध में सही कथन है। देखिए, वृद्धि और विकास दो पार्ट हैं, एकदम याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहता है। वृद्धि के संबंध में क्या सही कथन है आपको बताना है। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है, इसको बाहर से देखा जा सकता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, या सभी। ठीक है। चलिए एक एक करके डील करते हैं। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है, इसको बाहर से देखा जाए, बिल्कुल सही है। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है। वृद्धि का मतलब उसका आकार में वृद्धि होना। ठीक है। जैसे कोई बच्चा अभी 2 फीट का था, वो धीरे धीरे 5 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 6 फीट का हो गया, तो उसका क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है। इस तरह से वृद्धि को हम बाहर से देख सकते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, ये भी फिक्स चीज़ है कि वृद्धि जो होते हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं चलते हैं। क्या होता है वृद्धि? जैसे बच्चों का देखिएगा, वृद्धि तो किस शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। बच्चा उस समय अगर 1 फीट का होता है तो सीधे होकर 3 फीट हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बाल्यावस्था में एक निश्चित हो जाता है, मतलब रुक जाता है उनका वृद्धि। ठीक है। और फिर देखिएगा किशोरावस्था में, तो फिर जा करके क्या होता है, बच्चा में फिर से उसका ऊंचाई बढ़ने लगता है। लेकिन फिर देखिएगा तो किशोरावस्था के बाद जैसे ही 21 साल, लगभग 18 से 21 साल के बीच में उसका लंबाई अब बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि वह 60 साल का होगा तो 1 फीट और बढ़ जाएगा, ये सब नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है। ठीक है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि कैसे बढ़ेंगे कैसे घटेंगे। राइट आंसर डी, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बच्चा विद्यालय आने से पहले, बच्चा जब विद्यालय आना सोचता है उसके पहले वह क्या क्या कर रहा होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी सिलेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ठीक है। तो एक बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है, बिल्कुल सही है। जो बच्चा प्रथम बार स्कूल आ रहा है वह भाषा की कुछ कुशलता जानता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हो देखिए नियमबद्ध व्यवस्था, यदि वो सब जान जाएगा तो विद्यालय में नहीं आएगा। ठीक है। तो नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ वो नहीं आता है। ठीक है। कोरी सिलेट होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चा अपने परिवार के बीच रहकर वह कुछ न कुछ बोलना चलना या कुछ सामाजिक आज्ञाकारिता कुछ न कुछ चीज़ सीख गया होता है, वह बिल्कुल कोरी सिलेट नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है।
भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। देखिए ये ऑप्शन आपका सही है, वह भाषा का उपयोग करता है लेकिन समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है जब वह विद्यालय आता है। ठीक है, किसी को लड़का देखेगा तो वो बोल देगा कि जाता है, लड़की देखे तो उसको भी बोल देगा कि जाता है, पानी देखेगा तो उसको भी बोलता है पीता है, खाना भी देखेगा तो उसको बोल देगा कि पीता है। तो ये सब समुचित नहीं जान पाता कि किसके साथ क्या करना है, लेकिन वो जानता है खाना पीना ऐसे शब्दों को जानता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी है ना। भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखता है, ये तो बिल्कुल सही है। ये बड़े से बड़े लोग भी सभी भाषा के कौशल पर पूर्ण अधिकार नहीं रखते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वृद्धि के संबंध में सही कथन है। वृद्धि के संबंध में सही कथन है। पहला, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ये भी सही है। वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है, बिल्कुल सही है। और राइट आंसर है कोई नहीं या सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी और सभी। ठीक है, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, किस दिशा में वृद्धि हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हम कितना बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि हम 7 फीट का हो जाए तो आप 7 फीट का हो जाइएगा, ये आपका लक्ष्य काम नहीं करेगा। ठीक है, वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है, मतलब कि बहुत कम क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। वृद्धि का मतलब क्या हो, संकुचित मतलब बहुत कम जगह, यानी किसी भी पेड़ का आकार लंबाई ऊंचाई, आदमी का आकार लंबाई ऊंचाई, यही तो वृद्धि है। ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत कम जगह पर प्रयोग होता है, इसलिए इसका संकुचित अर्थ है। राइट आंसर डी सभी हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विकास के संबंध में सही कथन है। विकास के संबंध में सही कथन क्या है आपको बताना है। ठीक है, पहला है विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, यह कथन बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग जितना भी करे कम है, क्योंकि विकास बहुत सा क्षेत्रों में होता है, इसलिए विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। राइट आंसर है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, एकदम सही है। विकास धीरे धीरे होता है और एक निश्चित क्रम में होता है, यानी अगला ऑप्शन है डी सभी, तो राइट आंसर डी होगा, यानी इसका सभी आंसर है। ठीक है, चलिए अगला है, बच्चा रोने के साथ साथ किसका विकास कर रहा होता है। अगर ये कोई बच्चा क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है पहला बच्चा, तो वो किसका विकास कर रहा होता है, चलने का, बोलने का, रोने का, भाषिक विकास का। तो देखिए जब बच्चा शुरू बार जन्म लेता है और वह क्या करता है, रोता है और वह हर समय अपने को अगर किसी को बुलाना है तो उसके पास हाथ पाँव नहीं होता है, सिर्फ मुंह होता है। ठीक है, अगर उसको किसी तरह का परेशानी होगा तो बच्चा क्या होता है, रोता है। रोने के बाद चाहे तो उसके मम्मी या पापा या हो सके उसके दादा दादी आते हैं और उसकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं उसके संवेग के माध्यम से। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो अब देखिए होता है जब बच्चा रो रहा होता है तो उसी में कभी उसके मुंह से निकलता है बा, कभी निकलता है पा, और धीरे धीरे जैसे 2-3 महीना होने लगता है कभी पा ऐसा करके थेथला के बोलने लगता है। मतलब वो रोने के साथ ही भाषा का विकास कर रहा होता है, तो भाषिक विकास का संबंध इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी बच्चा रोने के साथ किसका विकास करता है, अपने भाषा का विकास करता है, भाषिक विकास करता है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे आपको जो है कि जे CDP का यहाँ पे जो है टॉपिक 1 है उसका हमने ऑब्जेक्टिव भी आपको करवा दिया और यहाँ पे उसका थ्योरी क्लासेस भी करवा दिए, यानी इसके साथ ये समाप्त हो गया। अब चलेगा इसका विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको बहुत सा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवा दिया गया है। तो आप सभी CDP का सेट यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। किन्हीं को केवल CDP चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में लेकर के यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर 1 to 5 के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो सिर्फ आपके लिए भी ऑफर है कि 500 रुपये में आप यहाँ पर घर बैठे ही सारा PDF नोट्स आपको वीडियो मिलेगा, आप वहाँ से बैठ के तैयारी कर सकते हैं और पास होने की 100% आपकी गारंटी रहेगी। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।